फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए आपको लैंड कहाँ और कैसे मिल पाएगा। दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको वो 7 डेडली मिस्टेक्स बताऊंगा जिसको अगर आपने किया तो आप फार्मिंग के लिए सही लैंड पाने से चूक सकते हो। सबसे पहला गलती करते हैं कि सस्ते में लैंड कहाँ मिल पाएगा। तो देखिए क्या होता है, सस्ता एरिया बोले तो आपको एकदम अंदर में टापू एरिया में कोई नक्सलाइट एरिया में अगर मिलेगा तो वहाँ पे 10,000 रुपए का 10 एकड़ भी मिल जाए आपको। पर क्या वो आपके लिए सेफ है? क्या लॉन्ग टर्म में अपने गांव से या फिर अपने शहर से इतने दूर ट्रैवल करके जो आप पैसा बचाने के लिए 10,000 रुपए के चक्कर में वो टापू एरिया में चले गए हो, तो क्या उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो ट्रैवलिंग कॉस्ट के साथ? नहीं ना। तो ये सबसे पहला मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक, किस एरिया में रेंट में लेके फार्मिंग करने से बेटर होगा। देखिए, किस एरिया पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि क्या होता है, एरिया वाइज अगर हम चूज़ करने लगे तो हो सकता है किसानों का जो खेतीहर गढ़ है, कुछ एरिया होता है ना किसानों का ही गढ़ होता है, तो उस एरिया में खेती तो बहुत होती है बट उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऐसे हाई कंपटीशन वाले एरिया में अगर आप भी वही सेम क्रॉप उगाएंगे या फिर आप भी वही सेम फार्मिंग करेंगे तो क्या आप प्रॉफिटेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म में? नहीं ना। तो ये हो गया आपका दूसरा मिस्टेक। तीसरी गलती, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए उन्हें लैंड इधर रेंट में लेना पड़ेगा या फिर लीज में लेनी पड़ेगी ज़मीन, या फिर उन्हें लैंड बाय ही करना पड़ जाएगा। बट इन रियलिटी अगर आपका डील स्ट्रक्चरिंग अगर सही हो तो बिना रेंट दिए या फिर बिना लीज में पैसे दिए हुए भी एक म्यूचुअल विन विन सिचुएशन क्रिएट करके आप अपना फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। चौथा मिस्टेक, क्या आपको मार्केट में रेट सही मिल रहा है या फिर आपको लैंड काफ़ी महंगे प्राइस पे मिल रहा है? इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं और आजू बाजू में कंपैरिजन करके अपनी परेशानी और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। उससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब तक आप फार्मिंग के सिर्फ प्रोडक्शन से ही कमाने का सोचेंगे तो ऑब्वियसली फार्मिंग का भी ऑब्वियसली एक लिमिटेड दायरा है, क्योंकि एक लिमिटेड लैंड में एक लेवल के बाद और एक लिमिट से ज़्यादा आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके नहीं कमा सकते। तो और कितने तरीके हैं जिससे अगर लैंड का दाम थोड़ा लोकल एरिया से महंगा पड़ रहा हो बट लोकेशन आपका सॉलिड हो तो फिर आप उसमें दाव लगा सकते हैं। तो वो सारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये भी एक वन ऑफ द मिस्टेक है। पांचवा मिस्टेक, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करना क्या लीगल है, या फिर क्या फार्मर के साथ जो कि उतना समझता नहीं है क्या उसके साथ एग्रीमेंट पे जाना चाहिए भी या नहीं। क्योंकि आपका भी सोचना सही है कि ज़्यादातर लैंड ओनर जब चाहे जहाँ चाहे और जैसे चाहे आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के कभी भी फेंक सकते हैं। तो इसका क्या है उपाय? इसलिए मैंने आपको बताया कि लीगली एग्रीमेंट करना तो ज़रूरी है बट उस लीगल एग्रीमेंट को भी मान देने वाला सामने वाला पर्सन चाहिए। तो पर्सनालिटी भी इम्पॉर्टेंट है सामने वाले पर्सन की, और एट द सेम टाइम उसके बैकग्राउंड रेपुटेशन भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये हो गई कि ऑब्वियसली अकेला से पेपर वर्क के भरोसे मत उसको रोकिए। आप ये देखिए कि उसको किस तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे, कैसे उसको बेनिफिट देंगे, ताकि वो लीगल एग्रीमेंट के अलावा भी उसको आपके साथ रहना उसकी मजबूरी और ज़रूरी बन जाए। कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट जब तक सामने वाला पर्सन देखेगा तब तक ही वो आपके साथ टिका रहेगा। छठा पॉइंट, सरकारी ज़मीन लीज में लेने का क्या सीन है। इसमें देखिए, अगर आप सरकारी लैंड को लीज में लेने के भरोसे बैठे रहे, इन दैट केस अगर मान लीजिए सामने से कोई सरकार बदल गई या फिर सरकारी अधिकारी जिसके साथ आपने सेटिंग बहुत अच्छी बना के रखी थी वो बदल गया, तो फिर पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए आपको अगर अपने फार्म पे ही कुछ अगर अच्छा प्रोडक्टिव कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर एरिया बड़ा करना है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तब तक हो सकता है सीज़न आपके हाथ से निकल जाए या फिर जो आपने पैसे लगाए हैं उसका जो रिटर्न जो आना था वो आप पाने से चूक जाओ। इसलिए गवर्नमेंट बॉडीज़ के भरोसे इकलौता आप फार्मिंग के लैंड लीज को लेने का नहीं सोच सकते। बड़ा रिस्की है कि सरकारें आते हैं वो पॉलिसीज़ बदल देते हैं ऊपर से नीचे तक। तो आप जब भी फार्मिंग स्टार्ट करोगे लैंड लीज में लेके तो आप ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का सोचोगे। तो जब भी आप सरकारी लैंड लीज पे लेने का सोच रहे हो 20-25 सालों के लिए, तो उसमें हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवां पॉइंट, फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना बजट लेके चलना पड़ेगा।
अब देखिए मिनिमम तो कुछ भी नहीं है, मिनिमम आप 500 रुपये ले लीजिए, 500 रुपये बीज छिड़किए, ये खेत में आ जाइए, ऐसे से सीड थ्रो कर दीजिए, हो गया फार्मिंग आपका। बट क्या ये प्रोफेशनल तरीका है? क्या ये एक फार्मिंग को एक बिजनेस के तरीके से चलाने के लिए उपयुक्त है? तो सबसे पहले आपको ही ये समझना पड़ेगा कि फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपके घर से आपने कितना बजट लेके चल रहे हो, कि एक लेवल के बाद, एक लिमिट से ऊपर आप इस बजट से ज़्यादा अपने खेत पे नहीं लगाना चाहते। तो ये बजट की क्लैरिटी जब हो जाता है तभी आके आप यहाँ पे आके सोच सकते हो कि इस बजट के अंडर में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको बजट की क्लैरिटी नहीं होती है, आप एक जगह से 10 जगह इंफॉर्मेशन सर्च करते रहते हो, और ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। आप तीर तो चलाते रह रहे हो, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं है कि आपका कितना लिमिटेशन है या फिर आप कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हो। तो जैसे ही आपको अपना बजट क्लियरली पता चलेगा तो तुरंत आपको पता है कि उस बजट में फिट होने लायक कौन सा चीज़ है जो आपके काम की है, क्योंकि आपके सिचुएशन को इस दुनिया में आपके सिवा कोई बेटर नहीं जानता जितना अच्छे से आप खुद को जानते हो, है कि नहीं? तो फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ज़मीन या लैंड कहाँ और कैसे मिल पाएगी, ये समझने के लिए आपको ये 4 चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो सही सवाल पूछना आपको आना चाहिए। और आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग सही प्रश्न पूछना भूल गए हैं, क्योंकि जब तक आप सही प्रश्न नहीं पूछते तब तक आपको सही जवाब नहीं मिलता। और सही प्रश्न ना पूछने के कारण आंसर ऐसे लोग देते हैं जिनका कोई क्रेडिबल बैकग्राउंड भी नहीं है, और जो उनको मन में आए अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं बोलने के लिए। दूसरा, जब फार्मिंग के लिए आप लैंड में अपना सेटअप बिठाते हो तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या आती है ये आपको समझना ज़रूरी है। मतलब सेटअप कॉस्ट आपको कितना लगेगा, और यही हो गया आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। क्या ये ज़मीन ऐसे जगह पे है जहाँ पे अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करते हो तो मार्केटिंग में लगने वाले जो खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो सेल्स होगा वो बढ़ जाएगा? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? इस पर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो फॉर द टाइमिंग चलिए मान के ही चलते हैं कि ये बाउंसर गया आपके सर से। मैं आपको यही चीज़ एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। आज से ऑलमोस्ट लाइक 10 साल पहले मैं जब बनारस में ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला था तो मैं काफ़ी मार्केट सर्वे रिसर्च कर रहा था। अब ड्यूरिंग दैट मार्केट रिसर्च मुझे कुछ अधिकारी मिले जो ताज होटल से थे। अभी तो वो ताज गेटवे बन गया बनारस में। तो वो जो होटल था वो महाराजाओं के जो राजमहल को उन्होंने होटल में तब्दील कर दिया था, और उसके साथ जुड़ी हुई 50 एकड़ का लैंड पीछे के एरिया में था, होटल के पीछे के एरिया में, जो कि अंडर यूटिलाइज था उस ज़माने में। ठीक है, तो उस टाइम में अधिकारियों ने मुझे बताया कि विवेक, अगर तुम फार्मिंग स्टार्ट ही कर रहे हो तो तुम इतना शहर से दूर जाके बनारस एयरपोर्ट के पास में क्यों करने जा रहे हो, जबकि ये ताज गेटवे है, वो शहर के बीचों बीच है। तुम्हें अपने मार्केटिंग का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब भी फार्म प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे हमारे जो होटल में एक तो वो कंजम्पशन हो जाएगा, और बाद बाकी जो बचेगा तुम्हें होम डिलीवरी देने के लिए सिटी के बीच में हो तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जस्ट बिकॉज तुमने यहाँ पे ताज होटल के अंदर में ये फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिस पे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मैं ही लगा रहा था, तो उन्होंने बताया कि इसके चलते क्या बोरोड क्रेडिबिलिटी होती है। दैट मीन्स क्या कि आप कहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो, तब बोलने को भी होता है ना कि ताज होटल्स के उधर हम लोग मिलके फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस को ताज वालों को भी दे रहे हैं, ताज होटल वालों को, और एट द सेम टाइम यही सेम फार्म प्रोड्यूस हम आपको नॉर्मल पब्लिक को भी अवेलेबल करा रहे हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो हमारी ब्रांडिंग हो गई, दूसरा क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन वहाँ पे फार्म पे हो रहा है उसको डिलीवरी डिस्टेंस जो है वो एकदम सिटी के बीचों बीच हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, तो मार्केटिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, और इसके साथ साथ हमको एक ब्रांड भी मिल गया। तो अगर ये मॉडल एक बार वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता ताज होटल रिजॉर्ट के उधर, तो ऑब्वियसली उसी मॉडल को देखते या दूसरों को दिखाते हुए हम लोग कॉपी पेस्ट करते हुए 10 लोकेशन में एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर सकते थे। तो आज मुझे अगर फिर से फार्मिंग करने का मौका दिया जाए, फिर से बनारस में या फिर कहीं भी लोकेशन में, और मुझे यही सेम सिचुएशन फेस करना पड़े, तो मैं सबसे पहले मतलब ताज वालों के साथ मिलके या कोई बड़े ब्रांड के साथ मिलके मैं फार्मिंग का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहूँगा। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जो पैसे लगाने थे तो लगाने ही थे, एम्प्लॉयज़ जो हायर करने थे करने ही थे, प्रोडक्शन की मैनेजमेंट, उसके कैपेसिटी बिल्डिंग, जो मेहनत करना था आउटपुट लाने के लिए वो करना था। बट आप जस्ट देखिए
जस्ट बिकॉज मैं सिटी से बाहर चला गया ऑलमोस्ट लाइक 25-35 किलोमीटर्स के दायरे में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा चला गया। एट द सेम टाइम ब्रांडिंग भी खुद से अपने अकेले दम पे करनी पड़ी, और एट द सेम टाइम मुझे अपने फार्मिंग के मॉडल को होटल्स के साथ मिलके कॉपी पेस्ट करने का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया। तो ये सारी गलतियाँ वही बता सकता है जो आपसे आगे आके ये सारी चीज़ें कर चुका है। तो जो सारी गलतियां मैंने करी है वो सारी गलतियां आज आप इस वीडियो को देखते हुए समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये रेलिवेंट बैठ रही है। तो किसी बड़े ब्रांड के साथ मिलके फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और ये इतना सिवियर हो गया कि हमने ना तो वो ब्रांड के साथ जुड़ के कोई इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट फार्मिंग का मॉडल एस्टैब्लिश किया, और ना ही इसको कॉपी पेस्ट करने लायक हमारे पास कोई हेडरूम बचा। तो ये वो गलतियां हैं जो मार्केटिंग में आपके कॉस्ट को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। सोशल मीडिया प्रमोशन, मीडिया कवरेज में भी काफ़ी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस समय में आपको मेरी तरह बताने वाला कोई नहीं था। होटल्स वाले, रिजॉर्ट वाले, होटल्स एंड रिजॉर्ट वाले क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 है, तो ब्रांडिंग प्रमोशन ऑलरेडी ये कर ही रहे हैं, तो मार्केट में इनका नाम भी है। आपको क्या करना है, उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए आपको अपना पायलट प्रोजेक्ट फार्मिंग का उनके साथ इस्टेब्लिश करना है, जो दिखने में ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से सुंदर भी लगे और प्रेजेंटेबल भी लगे। क्योंकि ये जो हॉस्पिटैलिटी में जो होटल इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ प्रेजेंटेशन के ऊपर चलती है। तो क्या आप अपने फार्म को उतना ब्यूटीफुल बना सकते हैं? तो चलिए बहुत क्विकली आपको बताता हूँ कि यही सेम होटल या रिजॉर्ट वाला मॉडल और आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला हो गया, आजकल CBSE जो बोर्ड है, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक कंपलसरी चैप्टर बना दिया है स्कूलों के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं और एट द सेम टाइम ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनका कंपाउंड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इन स्कूलों के साथ मिलके कोलैबोरेट करते हुए आप अपना पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे सेट कर सकते हैं, सो दैट बच्चों को भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत कुछ देखने दिखाने लायक मिल सके, और एट द सेम टाइम स्कूल को भी एक बेनिफिट मिल सके कि कैसे करके वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हुए हेल्थ, वेलनेस और ये सारी चीज़ों को वो प्रमोट कर पा रहा है। अच्छा, स्कूलों के साथ मैंने आपको क्यों बताया कि ऑब्वियसली स्कूल में जब आप अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे भले ही एक छोटे एरिया पे आपने 1 एकड़ 2 एकड़ या आधे एकड़ पे भी आपने फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया, तो उसको देखते दिखाते हुए कितने सारे हज़ारों बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेसन, लाइव प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपके ज़रिए सीख रहे होंगे। ऐसे हज़ारों बच्चे मिलेंगे और हज़ारों बच्चे के हज़ारों परिवार के मेंबर हैं, तो उनको डिलीवरी देते देते आपका खेत ख़त्म हो जाएगा, पर पेरेंट्स और उनके बच्चों का भूख ख़त्म नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन और कस्टमर अलग से ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा आप किसके साथ कर सकते हो? अब आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे धार्मिक मठ है, और मठ मतलब हो गया कि इनके पास बहुत सारा और बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल है, 20 एकड़ 50 एकड़ प्लस का लैंड है। अब देखिए, आपको मैं धार्मिक मठ ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो धार्मिक मठ के जो मैनेजर होते हैं, मतलब महंत जी, ठीक है, इनके गाँव में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। तो आपने अगर फार्म का प्रोडक्शन लिया भी तो भी आपको खपत कराने के लिए मार्केट अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े सरकारी रुतबे के अधिकारी, ये सब कुछ आपको गांव में ही मिल जाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि गांव में क्या रखा है, तो गांव में यही सारे चीज़ रखे हुए। तो इन सारे मठों के साथ मिलके अगर आप काम करते हैं तो आपको मार्केट बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी इतने सारे लोग मठ में आते हैं ना, तो आपका मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन ऐसे ही हो जाएगा। तो पहले के ज़माने में क्या होता है, मठ के जो मैनेजर होते थे, जो महंत, वो क्या करते थे कि फार्म में जो उगाया वही लेके उन लोग अपना खर्चा भी चलाते थे, और एट द सेम टाइम लंगर, खाने पीने का जो अनुष्ठान कराते थे, गांव वालों को खिलाने पिलाने का अनुष्ठान, भक्ति भजन करते थे। तो ये उनका एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग था। पर जैसे जैसे समय गया, लोगों को प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस नहीं करना आया, और बिजनेस नहीं करना आया तो इतने बड़े लैंड पार्सल होने के बावजूद भी वो लैंड अंडर यूटिलाइज रह गई। तो अब सवाल आ गया कि क्या आप ऐसे ही धार्मिक मठ के साथ मिलके ऐसे ही फार्मिंग का प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस मॉडल लॉन्च करते हुए कुछ कर सकते हो?
तो अगर आप भी ये रिजॉर्ट वालों के साथ, होटल वालों के साथ, स्कूल वालों के साथ या धार्मिक मठों के साथ मिलके कुछ टैंजिबल फार्मिंग का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और आपको लैंड चाहिए, तो इनको अप्रोच कैसे करना है, आपका ये डील स्ट्रक्चरिंग कैसा होना चाहिए, ये एग्रीमेंट कैसा होगा जिससे सबके लिए विन विन सिचुएशन बने, या फिर ऐसा क्या करे जिससे आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम हो इससे आप खुद को बचा सको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोफेशनल लेवल का ट्रेनिंग देते हुए किसान बिजनेस क्लिनिक में सिखाते हैं। या फिर आपके पास अगर ट्रेनिंग लेने का समय नहीं है तो आप इसका प्रोफेशनल लेवल का प्राइवेट कंसल्टिंग भी हमसे ले सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग के बिजनेस से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनको सही जगह पे लैंड नहीं मिल पा रहा है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।